Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So in this video we will continue our discussion with unit Biostatistics of Animal Genetics and Breeding. So अब हम लोग बात करेंगे about the graphs of a time series कि भाई time series graphs क्या होते हैं. तो simply a time series is a set of values of a variable or a variables arranged over a period of time. For example, the data relating to the production, sales, expenditure, exports during the last 10 years is an example of time series data. Thus, a graph of a time series is prepared to show the values of one or more than one variables over a period of time. This type of graphs are also termed as time graphs, or you can say histograms, because the history is represented in the graphics form, or you can say graphically. So देखो भाई, अभी तक हमने देखा था कि जो हमारे ग्राफ्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं. एक था हमारा ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज और एक था हमारा ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज की. So simply, a time series is a set of values of a variable or variables arranged over a period of time. For example, the data relating to the production, sales, expenditure, export, etc. during the last 10 years of a company can be considered as a time series data. अब देखो, सबसे पहले बात आती है टाइम सीरीज क्या होता है. तो सिंपली एक सेट है वेरिएबल्स का जिसको आपने कैसे अरेंज करा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, देखो भाई एग्जांपल के लिए लेते हैं कंपनी है. ठीक है, अब कंपनी की मैंने तीन वैल्यूज ली, प्रोडक्शन, सेल्स और एक्सपेंडिचर, फ्रॉम 2010 टू 2015. ठीक है, 2010 से लेकर 2015 तक मैं इस कंपनी की प्रोडक्शन, सेल्स और एक्सपेंडिचर के डाटा की स्टडी करना चाहता हूँ. ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन है, ये सेल्स है, ये एक्सपेंडिचर है, इसकी जो भी वैल्यूज हैं ये कैसी हैं, वेरिएबल्स हैं, बिकॉज दे डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इजंट इट. ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं. साथ ही साथ जब मैं इन वेरिएबल्स को, इन वैल्यूज को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अरेंज कर रहा हूँ, दैट इज 2010 टू 2015, तो ये मेरा डाटा कैसा कहलाता है, टाइम सीरीज डाटा. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट thus a graph of a time series is prepared to show the values of one or more than one variables over a period of time. अब देखो, यही जो मेरी कंपनी थी उसमें मैंने 2010 के लिए, फिर 11 के लिए, फिर 12 के लिए, फिर 13 के लिए, फिर 14, फिर 15 के लिए क्या स्टडी करी, प्रोडक्शन की, सेल्स की, फिर एक्सपेंडिचर की. ठीक है, तो मान लो मैंने ग्राफ बनाया 2010 का. ठीक है, तो 2010 में मान लो प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से वेरी करा, सेल्स कुछ इस तरीके से वेरी करी, और जो एक्सपेंडिचर थे कुछ इस तरीके से वेरी करे. दैट इज प्रोडक्शन, दिस इज सेल्स एंड दिस इज एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2010 एक स्टिपुलेटेड टाइम के लिए मैंने यहाँ पे तीन वैल्यूज, तीन वेरिएबल्स को स्टडी करा. तो जो मेरा ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज होता है वो यही हेल्प करता है कि हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक से ज्यादा वेरिएबल्स की स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, next thing is that this type of a graphs are also termed as time graphs or histogram because the history is represented in the graphics form. क्या होता है यहाँ पे कि आपको जो टाइम ग्राफ जो होते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ होते हैं, उनको हम टाइम ग्राफ्स या तो हिस्टोरीग्राम्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज आप क्या करते हो यहाँ पे किसी भी हिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन करते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज होते हैं उनको हम टाइम ग्राफ्स और हिस्टोरीग्राम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन, द हिस्टोरीग्राम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ टू वेज. वन इज ऑन अ नेचुरल स्केल, दैट इज द अरिथमेटिक स्केल, एंड अनदर वन इज ऑन अ रेशियो स्केल. The natural scale graph reflect the changes in the absolute values over a period of a time, whereas the ratio scale graph reflect the relative changes over a period of time. So देखो भाई, जो हमारे हिस्टोरीग्राम्स होते हैं हम उन्हें दो तरीकों से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल स्केल, और दूसरा तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो स्केल.
So simply, the natural scale graph reflect the changes in absolute values over a period of time, whereas the ratio scale graph reflect the relative changes over a period of time. देखो भाई, मान लो कि अगर किसी कंपनी का मुझे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट रेट पता है फॉर द ईयर 2010, प्रोडक्शन रेट है उस कंपनी का 11% और एक्सपोर्ट रेट है हमारा 6%, ठीक है। उसी कंपनी का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट रेट फॉर द ईयर 2011 हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है 12% और जो हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है इट विल बी अराउंड 8%, ठीक है। तो अगर मैं प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की वैल्यूज को लेकर अगर किसी हिस्टोरीग्राम का कंस्ट्रक्शन करता हूं और एब्सोल्यूट वैल्यूज का चेंज लेता हूं फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ए टाइम, तो वो जो हिस्टोरीग्राम कंस्ट्रक्ट होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल स्केल। देखो भाई क्या कह रहा है कि सिंपली अगर मान लो कि मैंने प्रोडक्शन रेट लिया फॉर द ईयर 2010 एंड 11 फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू में कितना चेंज आया, अराउंड 1%, और एक्सपोर्ट में कितना चेंज आया फॉर द ईयर 2010 एंड 11, अराउंड 2%। सो दीज आर द एब्सोल्यूट चेंजेस। तो अगर मैं एब्सोल्यूट चेंजेस लेकर किसी भी हिस्टोरीग्राम का कंस्ट्रक्शन करता हूं तो दैट हिस्टोरीग्राम इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल स्केल। और यहीं पे अगर मैं रिलेटिव चेंजेस की अगर बात करूं कि प्रोडक्शन रेट एक्सपोर्ट के कंपैरेटिवली फॉर द ईयर 2010 एंड 11 कितना बढ़ा या कितना घटा, या तो एक्सपोर्ट रेट फॉर द ईयर 2010 एंड 11 प्रोडक्शन के कंपैरेटिवली कितना बढ़ा या घटा, उन वैल्यूज को लेकर अगर मैं किसी हिस्टोरीग्राम का कंस्ट्रक्शन करता हूं तो दैट हिस्टोरीग्राम विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो स्केल, ठीक है। So now moving on, we will discuss about the construction of histograms on the natural scale. So simply the following principles should be kept in mind while constructing a histogram so that the reader should not have to search through the text in order to understand the graph. So the first principle states that on the x-axis we take the time as an independent variable and on the y-axis the values of data as dependent variable. Plot the different points corresponding to the given data, then the points are joined by a straight line in the order of time. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे कि भाई हिस्टोरीग्राम का कंस्ट्रक्शन हम नेचुरल स्केल पे कैसे करेंगे। So simply the following principles should kept in mind while constructing a histogram so that the reader should not have to search through the text in order to understand the graph. देखो भाई, जब भी हमें हिस्टोरीग्राम का कंस्ट्रक्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल स्केल तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होगा व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग, क्योंकि जो हमारे ग्राफ्स होते हैं दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इन ऑर्डर टू मेक देम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हमें जब भी हिस्टोरीग्राम का कंस्ट्रक्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल स्केल कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की अगर बात करें तो it simply states that on the x-axis we have to take the time as an independent variable and on the y-axis the values of data as a dependent variable. देखो भाई, अब हम सब जानते हैं कि हमारा जो ग्राफ होता है उसमें एक y-axis होती है और एक x-axis होती है। सो जब भी हम हिस्टोरीग्राम का कंस्ट्रक्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल स्केल तो जो x-axis होता है उस पर हम टाइम को लेते हैं और वो कैसा होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उसमें हम क्या लेते हैं, डाटा की वैल्यूज जो कैसे होती है हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल। देन प्लॉट द डिफरेंट पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द गिवन डाटा एंड देन द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन इन द ऑर्डर ऑफ टाइम। अब क्या करेंगे, जब हमने वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया तो डाटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे। मान लो कुछ प्लॉटिंग हमने करी और कुछ इस तरीके से पॉइंट्स बने। अब जब प्लॉटिंग हो गई तब हम क्या करेंगे, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन से इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे इन द ऑर्डर ऑफ टाइम। So this is the first principle you have to kept in mind while constructing a histogram on the basis of natural scale. So now moving on, the second principle states that the equal magnitude of scale must be maintained on x-axis as well as on the y-axis. The next principle is that the y-axis normally start with the 0. In case there is a wide difference between the lowest value of the data and the 0 point, the x-axis can be broken and a false baseline may be drawn. The next principle is that if the variables are in different unit, double the scales
can be taken on the y-axis. The next principle is that the scale adopted should be clearly indicated and the graph must have a self-explanatory title. So देखो भाई, जो सेकेंड प्रिंसिपल कहता है हमसे कि दैट द इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल मस्ट बी मेंटेन्ड ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज द वाई एक्सिस. देखो भाई, जब भी हम किसी ग्राफ का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने y और x एक्सिस पे एक स्केल डिफाइन करते हैं कि जो x एक्सिस है उसमें जो ब्लॉक्स हैं ग्राफ के वो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, या y एक्सिस में जो ब्लॉक्स का हमने गैप लिया है बिटवीन द टू वैल्यूज वो इतनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं. सो हमेशा हमें x एक्सिस और y एक्सिस पे जब भी स्केल डिफाइन करना होगा तो हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड में करना होगा व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल स्केल. ठीक है. नेक्स्ट प्रिंसिपल हमसे कहता है द y एक्सिस नॉर्मली स्टार्ट विद द जीरो इन केस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा एंड द जीरो दैट इज द ओरिजिन पॉइंट. द y एक्सिस कैन बी ब्रोकन एंड ए फॉल्स बेस लाइन मे बी ड्रॉ. देखो भाई, जो हमारा ग्राफ होता है उसमें दो लाइंस होती हैं, एक y एक्सिस होती है और एक x एक्सिस होती है. ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट. सो जो नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा y एक्सिस होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है. अगर मान लो आपके पास कोई एक ऐसा डाटा है जहां पे ओरिजिन पॉइंट और उस डाटा की लोवेस्ट वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, y एक्सिस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लोगे और एक फॉल्स बेस लाइन को आप कंस्ट्रक्ट करोगे और फिर उस फॉल्स बेस लाइन को ही बेस मानते हुए हमारा क्या होगा, ग्राफ का कंस्ट्रक्शन. ठीक है. नेक्स्ट प्रिंसिपल हमसे कहता है इफ द वेरिएबल्स आर इन डिफरेंट यूनिट द डबल द स्केल कैन बी टेकन ऑन द y एक्सिस. अगर मान लो कि जो डाटा है जिसके लिए आप हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल स्केल, वहां पे जो भी वेरिएबल्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट यूनिट पे, तो आप क्या करोगे, डबल द स्केल कर दोगे, स्केल को डबल कर दोगे एंड कैन बी टेकन ऑन द y एक्सिस. जो डबल स्केल होगा उसको आप कहां पे लोगे, y एक्सिस पे. ठीक है. नेक्स्ट प्रिंसिपल हमसे कहता है द स्केल अडॉप्टेड शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड एंड द ग्राफ मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल. देखो भाई, जो हमारा ग्राफ आप कंस्ट्रक्ट करोगे वैल्यूज को लेकर while constructing any histograms on the natural scale, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका स्केल आपने लिया है x एक्सिस और y एक्सिस पे उसको क्लियरली डिफाइन करना होगा. बेसिकली आपको ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के बाद वहां पे मेंशन करना होगा कि जो स्केल है वो क्या लिया है आपने. ठीक है. उसको क्लियरली आपको डिफाइन करना होगा एज वेल एज यू हैव टू मेंशन द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल for that particular graph depicting some data and their values. ठीक है. So these are the principle. So now moving on, the next principle states that unfortunately a graph lent themselves to a considerable misuse. The same data can give different graphical shapes depending on the relative size of two axes. In order to avoid such misrepresentation, the convention in research is to construct graph wherever possible such that the vertical axis is around 2/3 to 3/4 to the length of the horizontal axis. So देखो भाई, जब भी आप हिस्टोग्राम्स को किसी नेचुरल स्केल पे कंस्ट्रक्ट करते हो तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जो हमारी x और जो हमारी y एक्सिस होती हैं इनकी लेंथ पे जो हमारा ग्राफ का शेप होता है वो डिपेंड करता है, जिसकी वजह से अगर लेंथ छोटी है सेम डाटा के लिए, अगर लेंथ बड़ी है सेम डाटा के लिए, तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ का शेप होता है वो डिफर करता है, जिसकी वजह से हम करेक्ट इंटरप्रिटेशंस ड्रॉ नहीं कर पाते फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्राफ. ठीक है. So in order to avoid such mispresentation, the convention in research is to construct the graph wherever possible such that the vertical axis is around the 2/3 to 3/4 the length of the horizontal. So ये mispresentations ना हो while constructing the histograms on a natural scale. एक convention दिया गया कि जो हमारी vertical axis होनी चाहिए that should be around the 2/3 to 3/4 to the horizontal axis. मतलब कि जो हमारी y axis होनी चाहिए that should be around 2/3 to 3/4 the length of the x axis. So अगर ये कन्वेंशन हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्राफ कंस्ट्रक्ट होगा फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर डाटा वो हमें करेक्ट इंटरप्रिटेशंस ड्रॉ करने में हेल्प करेगा. ठीक है. So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel. Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.